बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 दिसंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के हवाले से अब मामलात इनके आमने सामने आ गए हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिनको ये उम्मीद दिलाई गई है कि आप ही अगले हुक्मरान जमात हैं, तो उनको साथ 18वीं तरमीम भी वापस लेने का कहा गया और इस पर मुस्लिम लीग नून तैयार हो चुकी है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी, उनको भी समझ आ गई है कि ये तो 18वीं तरमीम भी उड़ाना चाहते हैं। उस हवाले से उन्होंने भी बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ अपना जो हथियार है वो निकाल लिया है और उन पर इल्ज़ामात की बारिश कर दी है 18वीं तरमीम को लेकर। 18वीं तरमीम में ऐसा क्या है कि जिस पर पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है और नून लीग उस पर कंप्रोमाइज़ कर सकती है? ऐसा क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज 4 दिसंबर है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 20 नवंबर को 184(3) की पिटीशन फ़ाइल की थी जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने। जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब की पिटीशन में पहले शोकाज़ को जारी किया गया, जो जारी हुआ था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से, उसको चैलेंज किया गया था और उसमें ये इल्तजा की गई थी कि उस शोकाज़ को कलअदम करार दिया जाए। बदकिस्मती से आज 4 दिसंबर है, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त तक मज़ाहिर नकवी साहब की जो पिटीशन है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। 14 दिन जब मुकम्मल हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर आपने जिसको खुद अपहेल्ड किया, आप खुद ही उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे, तो फिर कहाँ इंसाफ और क्या बातें। आपका जब रेफरेंस था तो जो आपने फेयर ट्रायल मांगा था और आपने उसके लिए हर फोरम पर गए और आपने फेयर ट्रायल लिया, आपने सुप्रीम कोर्ट का 10 रुकनी बेंच बनवाया, उसमें आपको उस वक्त के जिन जजेस पर अदम एतमाद था आपने उनको बेंच से अलग भी करवाया था, तो बतौर जज सुप्रीम कोर्ट आपने खुद आर्गू भी किया था। आज जब मौका है मज़ाहिर नकवी का, हम फारदी से का आर्गूमेंट्स हम मान लेते हैं, उनके ख़िलाफ़ सबूत हैं, उनके ख़िलाफ़ आपके ख़िलाफ़ भी तो FBI की पूरी रिपोर्ट थी जिस रिपोर्ट को बाद में कलअदम करार दिया था। तो वो तो एक यहाँ तो प्राइवेट लोगों के सबूत हैं, वहाँ तो ऑफिशियल सबूत थे। उसके बावजूद हम कहते हैं कि काजी फैज़ ईसा साहब का केस कमज़ोर था और मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ केस बहुत मजबूत है। लेकिन हजूर वाला मज़ाहिर नकवी का फेयर ट्रायल का हक़ तो है ना। आपके ही केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि भले वो जज है लेकिन वो एक शहरी है पाकिस्तान का और उसके भी बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, उनको भी फेयर ट्रायल का हक़ मिलना चाहिए। तो वहाँ आप अगर समाअत के लिए भी मुकर्रर ना करें तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं। अब तो उनकी दूसरी पिटीशन आ चुकी है जो 30 नवंबर को उन्होंने दायर की है, आपके दूसरे शोकाज़ को चैलेंज किया है। आपका जो पहला शोकाज़ जारी हुआ था उसके बाद आपने उस पहले शोकाज़ के ऊपर उसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया, उधर से आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की 3 दिन मुसलसल इजलास बिठा के आपने दूसरा शोकाज़ जारी कर दिया। अब आप इस इंतज़ार में हैं कि मज़ाहिर नकवी शोकाज़ का जवाब देने की बजाय आपके पास सुप्रीम कोर्ट के पास आता है, वो उस कमेटी को ख़त लिखता है और कमेटी से कहता है कि मेहरबानी करके मेरा केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। और आप इस इंतज़ार में है कि 14 दिन में आप तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अमल दरामद ना करते हुए या उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए केस समाअत के लिए मुकर्रर ना करें, लेकिन उधर आप मज़ाहिर नकवी अगर 14 दिन में जवाब नहीं देते तो आप बग़ैर जवाब एक्स पार्टी आप उनके ख़िलाफ़ डिसाइड कर दें। तो ये तरीक़ेकार मैं समझता हूँ। जब आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम लगाया आपके सेक्रेटरी साहब ने कि जी आपको हर सूरत ये हैरानगी वाली बात थी कि ये मामला मीडिया पर कैसे गया, तो जब आपका रेफरेंस था तो क्या सबको नहीं पता कि छोटी छोटी चीज़ें आप दरख्वास्त भी देते थे तो वो पहले मीडिया को आती थी, आपके खतूत पहले मीडिया को आते थे। आज अगर एक सियासी, वो तो है सियासी जमात ना, सियासी जमात का काम क्या होता है कि वो हर चीज़ मीडिया के साथ शेयर करते हैं। उनको तो हर लम्हे सोशल मीडिया हो या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उनको तो अपनी कवरेज चाहिए होती है। तो उस पर आपने एतराज़ की आपके सेक्रेटरी साहब ने। मैं समझता हूँ कि आपकी जो ज़िम्मेदारी है हर सूरत उस ज़िम्मेदारी को पूरा किया जाए और हर सूरत आइन और कानून की जो पासदारी है वो किया जाए। मुस्लिम लीग नून नवाज़ शरीफ के आने के बाद जो हालात हैं, चूँकि वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के लिए, आप अंदाज़ा लगाएं 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ आए थे, आज तक एक पब्लिक गैदरिंग नहीं कर सके और सफदर अवान को भेजा था इन्होंने पेशावर कि जी कुछ सियासी लोगों को तोड़ा जाए। तो वो जो बाप पार्टी से इनको मिले हैं वो तो बड़ों की, ताकतवरों की तोहफ़ा है ना जो इनको दिया है, वो तो जब चाहेंगे वो वापस भी ले लेंगे। तो यहाँ भी
इन्होंने सफदर अवान को भेजा पेशावर में, वो 4 दिन वहाँ पेशावर गुजार के आए, एक बंदा ना तोड़ सके, कोई एक बंदा ना मुस्लिम लीग नून में शामिल कर सके, और इनके बड़े तगड़े लोग जो थे। अब इन्होंने हलकों की सियासत शुरू कर दी है। हलकों की सियासत इन्होंने हर हलके में 2 कैंडिडेट खड़े किए हैं और दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करेंगे, एक आज़ाद इंतखाब लड़ेगा और उसमें वो नून लीग के अगेंस्ट या नून लीग के ख़िलाफ़ बात करके, नून लीग के बतौर जमात नहीं, उस हलके के उम्मीदवार के ख़िलाफ़ बात करके जो नून लीग की टिकट पे इलेक्शन लड़ा होगा तो वो वोट समेटने की कोशिश करेंगे, जो इस वक्त नारोवाल में हो रहा है एहसन इकबाल का और दानियाल अजीज़ का। अब एहसन इकबाल भी उसी हुकूमत का हिस्सा थे, उन्होंने भी जी भर के खाया और दूसरी जानिब दानियाल अजीज़ ने भी अपना पूरा हिस्सा लिया। अब उनका जो इख्तिलाफ है वो सिर्फ ये है कि एहसन इकबाल चूँकि सेक्रेटरी जनरल है, वो नून लीग की टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे, दानियाल अजीज़ आज़ाद इंतखाबात लड़ेंगे, और उनको लगता यह है कि एहसन इकबाल तो जीत नहीं पाएगा, तो वो एहसन इकबाल को जब महंगाई का ज़िम्मेदार और एहसन इकबाल के ऊपर हमले करेंगे तो साथ क्या होगा कि दानियाल अजीज़ की जगह बन जाएगी और एंटी नून लीग वोट दानियाल अजीज़ को पड़ जाएगा, तो उनके हलके का भी वोट भी और एंटी नून लीग वोट भी पड़ जाएगा, और इस तरीके से उनको कोई एंटी एहसन इकबाल तो कोई वो इनकलाब ले आएंगे। ये इनकी एक इंतखाबी सोच है, ये इनकी, इन्होंने अब एक अपना बयानिया तो बना नहीं है। अब वही है ना कि जो हमें गारंटी मिल चुकी है, अब ये तो कोई बयानिया ना हुआ कि हमें जो बड़े ताकतवर लोगों की जानिब से गारंटी मिल चुकी है, ये इस तरह की बातें। अब इन्होंने कौम को बेवकूफ़ कैसे बनाना है कि इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें कम करनी और आपस में एक दूसरे को ज़्यादा लिताड़ना है ताकि ये लोगों को दिखा सकें कि देखें जी हम बड़े इनकलाबी हैं। अब दानियाल अजीज़ ने एहसन इकबाल के बाद जो मरियम औरंगज़ेब है उसके ख़िलाफ़ भी उन्होंने जो शुरू कर दिया। दानियाल अजीज़ ने कहा कि उन्हें पार्टी की जानिब से कोई शो का नोटिस नहीं मिला। उन्होंने एहसन इकबाल के साथ मरियम औरंगज़ेब पर भी कड़ी तनकीद की और कहा अब इनको भी शो का नोटिस जारी कर दिया है। शो का नोटिस किसने जारी करना होता है? सेक्रेटरी जनरल ने। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल खुद है, तो शो काज जारी हुआ। दानियाल अजीज़ कहते हैं उन्हें पार्टी की जानिब से अभी कोई शो काज नहीं मिला। उन्होंने एहसन इकबाल के साथ मरियम औरंगज़ेब पर भी कड़ी तनकीद की और कहा कि मरियम औरंगज़ेब से पार्टी को जो नुकसान हुआ मैं जल्द इसकी तफसीलात बताऊँगा। एहसन इकबाल प्राइस कंट्रोल कमेटी को चेयर करते थे। दानियाल अजीज़ ने कहा कि एहसन इकबाल प्राइस कंट्रोल कमेटी को चेयर करते थे, महंगाई के असल ज़िम्मेदार पीटीआई थी, तो एहसन इकबाल ने तहकीकात क्यों ना कराई। लीगी रहनुमा ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई महंगाई के ज़िम्मेदार नहीं। एहसन इकबाल ने नेशनल प्राइस कंट्रोल का इतना बड़ा इदारा संभाला हुआ था, पता कुछ नहीं था उनको। उनका कहना था कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा की कारकर्दगी से जो नुकसान हुआ मुस्लिम लीग नून को, उस पर मैं आइंदा बात करूंगा। हमारी कोई इन्फॉर्मेशन कैंपेन और हिकमत अमली नहीं थी। उन्होंने कहा कि जो बेहतरीन कारकर्दगी वाले हैं ये सब पार्टी में बिला मुकाबला ही मुंतखब होते हैं। एहसन इकबाल का बेटा ज़िला का चेयरमैन भी बिला मुकाबला ही बना था। लीगी रहनुमा ने कहा कि एहसन इकबाल ने मुझे शायद कि किसी टिकट में दिलचस्पी है, मैंने किसी से कोई सिफारिश नहीं कराई कि किसी को पार्टी का टिकट देना है। चाहता हूं कि पार्टी ने जो गलतियां की हैं वो आइंदा ना करे। अब मरियम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ भी एक बाकायदा तौर पर कैंपेन की जा रही है और अल्टीमेट अब एक इनको समझ आ गई है कि हमें मीडिया के ज़रिए चंद एक लोगों को ख़रीद कर या चंद एक लोगों को ही नवाज कर और बाकी सबको रगड़ा लगा देना, उससे आहिस्ता आहिस्ता जो इनके अपने लोग थे, जो इनके बहुत करीबी थे, जो इनके लिफाफों पर जान निछावर करते थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता साइड पर हो गए। उसकी वजह यह है कि कोई बयानिया, कोई यू टर्न तो छोटा लफ्ज़ है, ये तो कुछ और ही हो गया जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से किया गया। अब इनका जो मामला है वो है 18वीं तरमीम का। अच्छा, 18वीं तरमीम में मैं बतौर कानून का तालिब इल्म और आइन का स्टूडेंट मैं ये समझता हूँ कि जो 18वीं तरमीम थी, पहला आइन था जो उस पार्लियामेंट ने 1972-73 में, पहले 72 में इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन आया था और फिर 73 में जो ये हमारा मौजूदा आइन है, उस वक्त की जो पार्लियामेंट थी उन्होंने बाकायदा जो भुट्टो का आइन जिसको कहते हैं, तो उन्होंने बाकायदा सोच विचार करके एक आइन पाकिस्तान दिया जो आज तक कायम है। 18वीं तरमीम जो की गई उसने आइन में छोटी बड़ी 194 से ज़ायद तरमीम की। छोटी बड़ी तरमीम मिला के आप ये समझें कि शायद कोई ऐसा आर्टिकल हो जिसको ना छेड़ा हो। हर आर्टिकल को छेड़ा है इन्होंने। और जरदारी और नवाज शरीफ ने जो पार्लियामेंट का आइन था उसको जरदारी और नवाज शरीफ ने 18वीं तरमीम में 2010 में जरदारी नवाज आइन बना दिया। उसमें इन्होंने उस आइन का बेड़ा गर्क कर दिया।
اب ان کو تکلیف کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑی چیز تھی صوبائی جو خود مختاری تھی۔ اب ان کو ایک بات کا اندازہ تھا کہ سندھ ہم سے کوئی نہیں لے کے جا سکتا، بھلے قیامت آ جائے ہم سے سندھ کوئی نہیں لے سکتا۔ یہ زرداری کو لگتا ہے اور نواز شریف کو لگتا تھا کہ پنجاب مجھ سے کوئی نہیں لے سکتا، بھلے وفاق میں ہماری حکومت بنے نہ بنے۔ اب ان کو نہیں پتا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ عمران خان جھاڑو پھیر دے گا، عمران خان تو ان سب کو فارغ کروا دے گا۔ اب 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی کو ابھی بھی امید ہے، چونکہ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ میں سندھ جاؤں گا، صرف 10 دن میرے لگیں گے اور میں صفایا کر دوں گا زرداری کا، اور یہ بات عمران خان نے بڑے وثوق سے کی تھی اور انہوں نے کر دینا تھا۔ بدقسمتی یہ کہ ان کو انتخابات سے پہلے موقع نہ ملا اور جو سازش تھی زرداری کی وہ کامیاب ہو گئی، اور عمران خان کو پہلے جب گولی لگی تو وہ 3-4 مہینے بیٹھ گئے اور پھر اس کے بعد یہ گرفتاری کا سارا معاملہ آ گیا۔ تو عمران خان جو کمپین کرنا چاہتے تھے یا ڈور ٹو ڈور جانا چاہتے تھے اور سندھ میں لوگوں کو جو شعور دینے کے لیے ان کا ایک پلان تھا وہ فی الحال رک گیا۔ اب اس کا فائدہ آصف زرداری کو اس حد تک ہے۔ نواز شریف کے ہاتھ سے پنجاب چلا گیا۔ اب جب پنجاب چلا گیا تو اگلوں نے کہا کہ بھئی آپ نے تو 18ویں ترمیم جس مقصد کے لیے بنائی تھی کہ جی آپ کی صوبائی خود مختاری ہوگی اور بھلے آپ کے پاس وفاق ہو نہ ہو، وفاق کو انہوں نے فارغ کر دیا، اختیارات صوبوں کے پاس ہیں، صوبے مانتے نہیں ہیں وفاق کی بات۔ تو اب جب نون لیگ کو کہا گیا، چونکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ہمارے اداروں کو، جو طاقتور ادارے ہیں، ان کو پسند نہیں تھی 18ویں ترمیم میں، اس میں ایک تو جو آرٹیکل 6 ہے وہ بھی لایا گیا تھا اور اس میں جو آئین کے حوالے سے چیزوں کو کہا گیا تھا۔ بہرحال اب ہوا یہ کہ جب نون لیگ نے کمپرومائز کیا تو نون لیگ نے پھر ساری چیزوں پر کمپرومائز کیا۔ اگلوں نے کہا بھی کہ آپ 18ویں ترمیم جب آپ آئیں گے تو 18ویں ترمیم ختم کرنی ہے، اور 18ویں آئینی ترمیم میں جو ترامیم کی گئی تھیں اس میں ساری تو نہیں لیکن چند ایک ترمیم کو ختم کرنا ہے۔ اب نون لیگ اس بات پہ تیار ہو گئی، چونکہ اب نون لیگ کے پاس پنجاب تو بچا نہیں ہے، وہ 18ویں ترمیم کا کیا کریں گے۔ انہوں نے جب یہ کیا تو اب پاکستان پیپلز پارٹی کھل کر سامنے آ گئی ہے نون لیگ کے، اور فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ نون لیگی اعتراف سے بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کا 18ویں ترمیم کو ادھورا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم وفاق اور تمام اکائیوں کے درمیان ایک میثاق تھی، لیکن بدقسمتی سے نون لیگ اب اس کو ختم کرنا چاہتی ہے، اور چونکہ احسن اقبال کی جانب سے کہا گیا نا کہ 18ویں ترمیم ابھی ادھوری ہے تو اس کو چھیڑا جا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں 18ویں ترمیم واپس تو نہیں لے رہے، لیکن ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو 18ویں ترمیم ہے وہ ادھوری ہے۔ تو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ یہ ادھوری اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب ان کی آپس کی جنگ ہے، صرف مفادات کی جنگ ہے، نہ یہ آئین کے، انہوں نے تو بھٹو کے آئین کا بیڑا غرق کر دیا، اور اس کو جو آئین کی خوبصورتی تھی، جو ترتیب تھی، اس کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ تو ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اپنے اپنے مقاصد ہیں، اور یہ اس وجہ سے 18ویں ترمیم وہ بچانا چاہتے ہیں اور وہ اس کو ختم کروانا چاہتے ہیں، چونکہ ان کی بارگیننگ ہو چکی ہے، معاملات انہوں نے اپنے سیدھے کرنے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔